नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टेबल जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं, जो कि विपिन कुमार धीर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई की गई। इससे पहले कि जजमेंट की बात करें, पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि जो अपीलांट है उसकी बेटी की शादी सन 2017 में आरोपी सास के बेटे के साथ होती है और शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज की मांग को लेकर तरह तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसे परेशान किया जाने लगा। यहाँ तक कि जब कुछ महीने बीत गए तो अंत में परेशान होकर उसने अपने पिता को ये बात सारी बताई। उनके पिता के द्वारा ये कहा गया कि कोई बात नहीं, हम सब बैठ के साथ में मिलके इस चीज़ का निवारण करेंगे, हम अभी अगले ही दिन तुम्हारे पास आते हैं। तो पिता के द्वारा कहा गया कि नेक्स्ट डे घर पे आते हैं और बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो दिन कभी आया नहीं, क्योंकि जिस अगले दिन उन्हें पहुंचना था उस अगले दिन ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी के साथ शारीरिक, मानसिक ये सब चीज़ें करते हुए उसे जबरन जहर दिया गया और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे ले जाया गया। अंत में उसकी डेथ हो जाती है। पिता का जो आने का प्रोग्राम था वो कुछ और रूप ले चुका था। तो जैसे ही पिता को पता चला, पुरानी परिस्थितियों को उसने बताया था, तो उससे उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। और हुआ ये कि उनके द्वारा परिवार वालों के अलावा कुल मिला के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर 304B जो दहेज हत्या से संबंधित है। अगर शादी के 7 साल के भीतर कोई भी संदेहात्मक तरीके से विवाहिता की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये केस 304B के अंतर्गत लिया जाता है। धारा 302 का केस लगाया गया और 120B जो आपराधिक साजिश को बताती है। और एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एफआईआर में साफ साफ कहा गया है कि उनकी सास के द्वारा पॉइजन दिया गया है और बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग रहा। और ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडिकल में भी प्रूव हुई। और जैसे ही इनके खिलाफ एफआईआर होती है, आरोपी सास की तरफ से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया जाता है। जो सेशन कोर्ट थी उसने उसे खारिज कर दिया, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी डाली। हालांकि वो याचिका इन्होंने कुछ ही समय बाद वापस भी ले ली और उसे डिस्पोज करा लिया। उसके बाद ये बिल्कुल भी ट्रेसेबल नहीं थी, यानी कि ये फरार हो गई। इन्होंने चूँकि नॉन कोऑपरेशन किया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, इसलिए उसी दौरान एसएचओ के द्वारा कोर्ट से अरेस्ट वारंट इनके लिए जारी करवाया गया, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि ये कहाँ है कुछ पता नहीं था इनका। अंतिम रूप से इनके खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। और जब तक इनके छोटे बेटे को अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं हो गई तब तक ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई। करीबन 2 वर्ष तक ये बिल्कुल अपने आप को कानून से बचाती रही। और जैसे ही इनके छोटे बेटे को अग्रिम जमानत मिल गई तो उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने हाई कोर्ट में
2 याचिकाएं डाली। पहली याचिका जो इन्होंने डाली वो तो इनको जो भगोड़ा घोषित किया गया था उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, और दूसरी इन्होंने चूँकि परिस्थिति बदल गई हैं उसके आधार पर इन्होंने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। और हाई कोर्ट के द्वारा जब सुनवाई की गई तो आरोपी सास को हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई, और उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट कार्रवाई में तब किया, यानी कि उसके बाद ही इन्होंने प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया। और कुछ समय बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए इनकी अग्रिम जमानत को स्वीकार कर लिया गया, और जो इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था उस आदेश को ख़त्म कर दिया गया। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लेनेंट के लिए एक समस्या बन गई। कंप्लेनेंट ये कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से चीज़ें हों। इसी से क्षुब्ध होकर कंप्लेनेंट के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में और अपने तर्क दिए गए, और माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मसले को सुना। सबसे पहले तो उन्होंने इसके फैक्ट्स देखे, और फैक्ट्स देखने में जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन में कोई कोऑपरेशन किया ही नहीं, और इस तरह के गंभीर मामले में जहां पर स्पेसिफिक एलिगेशंस जो कि सपोर्टेड है मेडिकल एविडेंस से, ऐसी परिस्थिति में अग्रिम जमानत दे देना सिर्फ इस बात से प्रभावित होकर कि ये अब जब बुलाएंगे तब उपस्थित हो जाएंगी और ये प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट करेंगी। साथ ही साथ पैरिटी का जो इस्तेमाल किया गया कि चूँकि छोटे बेटे को इनके मिल गई अग्रिम जमानत, इस आधार पर इनको भी अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। ये जो 2 आधार थे, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस तरह के मामलों में जहाँ पर इस तरह के तथ्य आपके समक्ष हों तो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करना, एंटीसिपेटरी बेल, ये कोई नॉर्मल रूटीन में नहीं दी जाती है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में दी जाती है। और चूँकि ऐसा नहीं किया गया है तो उन्होंने क्या किया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब हाई कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी उससे तो खारिज कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, और साथ ही साथ उसे सरेंडर करने के लिए कह दिया। कई केसों का हवाला देकर ये चीज़ें डिस्कशन करके इस बात को कहा गया। यहाँ आपको ये ज़रूर बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जिस मृतक की हम बात करते हैं वो मृतक फुल टाइम लेक्चरर के तौर पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत थी, और शादी के 3 महीने के भीतर ही उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, केवल इस तरह के लोगों के बीच में फंस जाने से। आपने देखा कि किस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को समाप्त कर दिया और एंटीसिपेटरी बेल जो सास को दी गई थी उसे खारिज कर दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।